पीटीसी न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। स्वागत है आपका हमारा इस खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट हरियाणा में। तो देखिए, इस हफ्ते काफी कुछ हलचल देखने को मिली। बात बजट की करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। तो उस बजट में क्या कुछ खास रहा, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव दहलीज पर है, तो वहीं दिल्ली की राजनीति में यमुना की जहरीले पानी की एंट्री हो चुकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा महाकुंभ में भगदड़ देखने को मिली और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो महाकुंभ में भगदड़ मची उससे काफी जाने गई और इसको लेकर देश में काफी ज्यादा जो है वो हलचल देखने को मिली और ये काफी दुखदाई खबर भी है। तो इसको लेकर आज एक सरसरी नजर डालेंगे इन सभी मुद्दों पर। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए कौन कौन से ऐलान किए गए हैं। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई। 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD टीवी सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए कौन कौन से ऐलान किए गए हैं। SC/ST की MSME महिला उद्यमों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्न लोन मिलेगा। बुजुर्गों के लिए ये 6 ऐलान किए गए हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये 6 ऐलान कौन कौन से हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरीके से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर। किसानों के लिए कौन कौन से ऐलान किए गए हैं, चलिए इस पर नजर डालते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए 11 ऐलान किए गए हैं। आपको बताते हैं ये ऐलान कौन कौन से हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ेंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। व्यापारियों के लिए 10 बड़े ऐलान किए गए हैं, आइए जानते हैं। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे।
तो देखिए, सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी, उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है, वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। CII हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष नवेश नरोला से PTC न्यूज ने बजट को लेकर खास बातचीत की। तो उन्होंने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, जरा देखिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CII हिमाचल के चेयरमैन नवेश नरूला जी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है और ये जो देखने में भी आया है कि मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए क्या है, नौकरी पेशा के लिए क्या है, किसानों महिलाओं के लिए क्या है, एक आम इंसान की नज़र से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन विभिन्न वर्गों के लिए यानी हमारे लिए इस बजट में क्या कुछ है। नवेश नरूला जी, PTC न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले तो मुझे ये बताइए कि हमें क्या मिला। सबसे बड़ा जो सब आप ही ने बोला, जैसे कि मिडिल क्लास को जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है ये बढ़ा दिया गया है 12 लाख। तो इससे हमारे हाथ में थोड़ी सी सरप्लस इनकम रहेगी जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते थे फॉर डेवलपमेंट पर्पस और वो। तो ये सरप्लस इनकम जब हमारे हाथ में आएगी तो एक कॉमन मैन थोड़ा सा खर्चा स्पेंड कर पाएगा। तो उससे ये पूरा जो इकोसिस्टम को बेनिफिट मिलेगा। आप जब खर्चा करेंगे तो जो आप सामान खरीदेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो लॉजिस्टिक्स को, कारों की बिक्री, सब कार ले लें तो कारों की बिक्री बढ़ेगी। कार की जब बिक्री बढ़ेगी तो उनके ऑटो कंपोनेंट में जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। जब ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा तो उनका रॉ मटेरियल है, फिर सप्लाई चेन में बूस्ट मिलेगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है इसको मिलेगा और इनडायरेक्टली सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा कि उनका GST कलेक्शन बढ़ जाएगा। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खर्चा करें और खर्चा करें तो इकोनॉमी में जब पैसा आएगा तो वो एक दूसरे के हाथ एक्सचेंज होंगे तो उससे सबको फ़ायदा होगा। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं। यूं कहीं कि विधानसभा चुनावों में कुछ ही घंटे बचे हैं। तो देखिए, दिल्ली की राजनीति में यमुना के जहरीले पानी की एंट्री हो चुकी है और सियासत गर्मा चुकी है। तो CM नायब सिंह सैनी से लेकर PM मोदी भी इस विवाद में कूद चुके हैं और केजरीवाल कहीं ना कहीं घिरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं अपने बयान को लेकर। जरा देखिए। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीति अपने चरम पर जारी है। हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। केजरीवाल ने एक जनसभा के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली भेजा जा रहा है। केजरीवाल के इस बयान की न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि हरियाणा की दूसरी पार्टियों ने भी कड़ी निंदा की है। अरविंद केजरीवाल की आदत है कि अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डालने की।
इनका सबसे बड़ा नारा था कि यमुना को स्वच्छ करेंगे। आज दिल्ली के अंदर यमुना की बुरी हालत है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में तो यहाँ से यमुनानगर से लेके और मूर्तल तक जहाँ तक आगे से जाती है नहर अब जमुना, वहाँ पानी साफ मिलेगा, कहीं केमिकल्स नहीं है। परंतु जो दिल्ली की फैक्ट्रियाँ का मिलेगा तो जिम्मेवारी उनकी है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं पा रहे, इसलिए दूसरों पर डाल। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे को लेकर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा, क्या हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं? क्या हरियाणा के लोगों के परिजन दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग अपने ही लोगों के पानी में जहर मिला सकते हैं? हरियाणा से दिए जा रहे पानी को दिल्ली का हर एक नागरिक इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद केजरीवाल के इस आरोप की कड़ी निंदा कर चुके हैं और उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे थे। पहला, पानी में जहर है, ये निष्कर्ष इंजीनियरों ने कैसे निकाला? दूसरा, पानी में कौन सा जहर डाला गया है? तीसरा, जहर कितने टन डाला गया? चौथा, अगर बॉर्डर पर पानी रोका गया है तो कैसे? पांचवा, अगर दीवार भी बनी है तो बनी कहां है? और छठा, अगर पानी जहरीला है तो मछलियां कहां मरी, कितनी मरी? इस बीच चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार अब इस मुद्दे पर केजरीवाल को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उन पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। सबसे पहले तो केजरीवाल ने जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है CGM कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहाँ जाकर चेक किया कितने BOD का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने BOD का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोस्ट्रेशन किए, उनके कान पर क्यों नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री भी पीता है, देश की कैबिनेट भी पीती है, देश का राष्ट्रपति भी पीता है। तो क्या वो पानी जहरीला हो सकता है? क्या वो हरियाणा के लोग जहरीला पानी परोसेंगे? कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बाकायदा आंकड़ों के साथ दावा किया है कि हरियाणा से दिल्ली जाते वक्त पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि दिल्ली होते हुए फरीदाबाद पहुंचते पहुंचते वही मात्रा कम हो जाती है। हर महीने पोल्यूशन डिपार्टमेंट सैंपल लेता है कि एमोनिया, नाइट्रोजन जो होता है वो होना चाहिए 0। तो हमारा जनवरी में से लेकर 2024 जनवरी से लेकर 0.5 तक रहा, जनवरी 25 तक। और यदि मैं इसका वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा देखूं तो हमारा पल्ला में
5.6, 3, 1.8, 7.6 ऑक्सीजन, 4.2 ऑक्सीजन। जब दिल्ली के बाद बसंतपुर में पानी जाता है, उसका जब हम सैंपल लेते हैं तो उसमें एमोनिया नाइट्रोजन की जनवरी 2024 में जो हमारे यहाँ 0 थी वो 5.17, फरवरी में 9.16, अप्रैल में 8.40 कि जो कुछ जो हमारी ऑक्सीजन पानी में हरियाणा से गई, दिल्ली में जाकर ऑक्सीजन खत्म होगी। तो गंदा किसने किया पानी? दिल्ली की सरकार ने। ये ऑन रिकॉर्ड हमने सैंपल लेते हैं, ये आज की बात नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो अब चुनाव के समय में कही है, हम तो हर महीने इसका रिकॉर्ड मंगाते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का। गंदा वो करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश को ठीक नहीं करते। जमुना आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी केजरीवाल के बयान पर जमकर बरसे हैं। आइए सुनते हैं विज इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को कर रही थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं, और इस बार दिल्ली की जनता उनको इसकी सजा। दिल्ली चुनाव में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन उससे पहले यमुना के पानी को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हो चुकी है, इसका असर क्या कुछ चुनाव पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। इस हफ्ते महाकुंभ में मची भगदड़ ने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो आधिकारिक आंकड़ों की माने 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इनमें से 3 लोग हरियाणा के भी शामिल थे। 2 महिलाएं और एक युवक इस भगदड़ की भेंट चढ़ गया। तो आइए जानते हैं कहां से आई मौत की खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर मची भगदड़ में हरियाणा के 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें रोहतक और जींद की 2 महिलाएं और फरीदाबाद का एक युवक शामिल है। तीनों स्नान के लिए घाट के पास पहुंचे थे, लेकिन स्नान करने से पहले ही उन्हें बेकाबू हुई भीड़ ने कुचल डाला। जींद के मृतका रामपति, जिनकी उम्र 60 साल है, उनके पोते के मुताबिक घाट पर लोगों की भीड़ देखकर उसने दादी को वापस लौटने को कहा और दादी मान भी गई थी। लेकिन तभी कुछ मीटर चलने पर लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ में वो भी गिर गए और फिर करीब 40 मिनट तक लोग उनके ऊपर से गुजरते रहे। उधर मृतका के भतीजे की माने तो परिवार करीब 3 घंटे तक लोगों के नीचे दबा हुआ था। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस आई और रामपति के साथ उनके परिवार को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ रामपति को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि परिवार के बाकी लोगों की पट्टी कर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हम 28 तारीख को पहुंच लिए वहाँ 3 बजे, फिर वहाँ 28 को तो हम वहीं रहे, फिर 29 तारीख को हम शाम में चल दिए वहाँ से 8 बजे, और चलते गए वहाँ 1 बजे पहुंच गए संगम घाट पे। हाँ, तो वहाँ भीड़ भाड़ देखी, फिर माँ दादी या तो भीड़ बहुत है, किलकी मारा देश और वहाँ पर माँ दादी चलो उल्टे चलना, हम चल बड़े उल्टे 10 फुट आए थे। तो वहाँ चलते ही फिर धक्का हो गया, हमको नहीं पता, फिर बेहोश हो गए सब, पूरा थली लोग पड़े थे तो अंदर रहे। तो आप भी बेहोश हो गए? हाँ, मैं भी हो गया। तो कितने घंटे तक 40 मिनट जी ऊपर को दौड़ती रही? अरे फिर
2:15 बजे एम्बुलेंस आई है, प्रशासन आया है। परिवार से कितने लोग थे आपके परिवार 6 से चोट 2 कितनों को आई है? सारे गए जी, पैरों की दबाई की। तो भगदड़ का क्या कारण था जी, क्यों भगदड़ मची? क्या पता जी, तो ये अफवाह फैली थी क्या वहाँ पर किसी चीज़ का? 20-25 लोग तो थे, हम कुर्ते नहीं पा रहे थे, हम कच्चा कच्चा बनाया की और ऊपर आतड़ी नु धक्के में मार रहे थे ज्यादा, तो 20-25 लोग थे वहाँ। दूसरे मामले में रोहतक के सांपला के रहने वाले 2 परिवार भी मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में डुबकी लगाने गए थे, लेकिन मंगलवार को संगम तट के पास मची भगदड़ में ये सारे लोग फंस गए। इनमें सांपला के वार्ड 13 की रहने वाली कृष्णा, जिनकी उम्र 75 साल है, वो भी शामिल थी। हालांकि उनके परिवार के अन्य लोग सुरक्षित बच गए। परिवार ने गुरुवार सुबह सांपला गांव में ही कृष्णा का अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरा मामला फरीदाबाद का है। यहाँ के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 34 साल के कर्मचारी अमित कुमार की कुंभ मेले में मची भगदड़ में मौत हो गई। वे 28 जनवरी की रात को अपने परिवार के साथ संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे। अचानक मची भगदड़ में वे अपने परिवार से बिछड़ गए और नीचे गिर गए। दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि उन्होंने एक दिन पहले ही संगम तट पर अपने 1 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया था। मृतक का शव उनके फरीदाबाद के सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में स्थित घर लाया गया, जहां उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। मृतक अपने पीछे माता, पत्नी, बहन और 4 छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। एक आध बार लगा भी तो आवाज सही से नहीं आ रही थी, आवाज कट के आ रही थी। फिर इन लोगों के फोन लगने ही बंद हो गए। फिर 4 बजे के लगभग इनका मौसी का फोन आया था, जो मौसी साथ में गई हैं, कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं और एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे के लिए रेफर कर दिया है। और आवाज़ ही इतनी भी मुझे कट के ही सुनाई दिया। आगे इन्होंने जो भी बोला मुझे वो समझ ही नहीं आया। फोन तो काफ़ी मतलब 3-4 मिनट चला, पर मुझे बात कुछ समझ ही नहीं आई थी, आवाज़ कट के आ रही थी। कल सुबह फोन आया नहीं, था? दोपहर में आया है, 3-4 बजे के लगभग। फिर इनका नंबर ट्राई करती रही हूँ मैं, नंबर नहीं लगा है। ये सारे लोग भगदड़ में हो भी अलग अलग गए थे, 3 लोग अलग, सब अलग अलग। और बेटा 27 जनवरी को ही 1 साल का हुआ था। 27 जनवरी को? हाँ, मतलब 1 ही साल हुआ हाँ, बेटा? वहीं पे ही थे उस टाइम तो वहीं पे थे, जन्मदिन वहीं मनाया? वो बस इतना ही है कि एकदम से भगदड़ हुई है, भगदड़ में ही कोई इधर गया है, कोई उधर। बस ये है कि बच्चे मामी के पास थे, तो वो 4 बच्चों को संभाले रही हैं कि बच्चे, ये शुक्र है कि बच्चे नहीं दबे या बच्चे इधर उधर नहीं हुए। बच्चे एक 6 साल की है, 4.5 साल की है, एक 2.5 साल की है। फादर 2013 में एक्सपायर हो गए। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा पलवल और झज्जर से भी कई श्रद्धालु फिलहाल प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। परिजनों ने उनका हालचाल जाना है, वे सभी सुरक्षित हैं। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, रोहतक से सुरिंदर सिंह और जींद से सुनील पवार के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमने आपको बताया इस हफ्ते क्या कुछ खास रहा, और ऐसी ही खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।